हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो हमारी यहाँ पर यूनिट है, ठीक है, वहां का कंप्लीट आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिल जाएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है आप लोगों के लिए, और इस टॉपिक से आपको हर बार एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये टॉपिक जो है हम इस सीरीज के साथ साथ एक दो सीरीज और लेंगे इसके लिए। आज ज्यादातर हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है लाइब्रेरीज का, उसका यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लाइक एज एंशिएंट पीरियड में यहाँ पर हिस्टोरी के में कैसे चीजें डेवलप हुई थी, ठीक है, मिडाइवल में कैसे डेवलप हुई थी, और मॉडर्न टाइम पर यहाँ पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे देखने को मिला था, और इसके साथ साथ किन किन का यहाँ पर उसमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिला था। ये सारी चीजें आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर है? एक सेकेंड बस। हाँ, अभी क्लियर है आप लोगों को पीडीएफ? हाँ चलो, अभी आई थिंक क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। सबसे पहले दोस्तों, लाइब्रेरीज इन इंडिया हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एंशिएंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग टू मॉडर्न डिजिटल नेटवर्क। द डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स फॉर इजी टीचिंग। यहां पर सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन दिया है। मैंने ये बताया कि यहां पर जो लाइब्रेरी का इतिहास जो रहा है वो विकसित होकर कैसे यहां पर मॉडर्न डिजिटल नेटवर्क में जाके कन्वर्ट हुआ है। इस विकास को समझने के लिए हम यहाँ पर 4 कालों में हमने इसको बांट रखा है, ठीक है, जिससे आप लोग आसानी से यहाँ पर समझ सको। मैंने इसको कंप्लीट यहाँ पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है दोस्तों एंशिएंट पीरियड, वैदिक टू 12th सेंचुरी का टाइम है। यहाँ पर एरा ऑफ नॉलेज परसिवरेशन, यहाँ पर प्राचीन काल में वैदिक से 12वीं शताब्दी ईस्वी जो है वो ज्ञान संरक्षण युग कहा जाता है, ठीक है। वैदिक पीरियड में दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, यहां पर लाइब्रेरीज वगैरह हमें ना के बराबर देखने को मिलती थी, ठीक है, ना के बराबर हमें इस टाइम पीरियड पे लाइब्रेरीज देखने को मिलती थी। यहां पर दोस्तों जो भी यहां पर ज्ञान मिलता था वो सिर्फ आपको मौखिक रूप से, यानी कि ओरल रूप से। यहां पर जो गुरुकुल्स वगैरह होते थे, जो आश्रम्स वगैरह होते थे, वो भी यहां पर उनकी गिनतियां भी कम थी। यहां पर जितना भी ज्ञान था वो यहां पर फॉर्म्ड लिखा भी नहीं गया था इस टाइम पीरियड पे। सिर्फ आपको यहां पर बहुत कम ज्ञान था जो पूर्णतः संरक्षित था, क्योंकि यहां पर उस टाइम पर संसाधन नहीं थे। तो इस टाइम पीरियड पे जो भी ज्ञान मिलता था दोस्तों वो ओरल रूप से यहां पर ज्ञान मिला था, ठीक है। अब ओरल रूप से ज्ञान देने के साथ साथ इस ज्ञान को संरक्षित नहीं किया गया था। तो इसकी जो यहां पर नींव डली गई, जैसे लाइब्रेरी में आज हम बुक्स में कलेक्शन देखते हैं, तो जो वैदिक पीरियड में एंशिएंट टाइम में जो नींव डली गई वो यहां पर जो ताड़ के पत्ते होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में दोस्तों पाम लीफ कहा जाता है, उस पाम लीफ पे यहां पर ये समझना, वहां पर उस पाम लीफ पे ये चीजें राइट करना स्टार्ट की गई, ठीक है। पाम लीफ हो गई, ब्रिक बार्क हो गए, ठीक है, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई। ये सारी चीजों पे यहां पर जो है वो वैदिक पीरियड में जितनी भी यहां पर चीजें वो लिखना चालू की गई, ठीक है। यहां पर नो फॉर्मल लाइब्रेरीज एग्जिस्टेड, यहां पर जो है कोई भी औपचारिक रूप से सार्वजनिक पुस्तकालय उस समय उपलब्ध नहीं था। तो वैदिक पीरियड में हमने समझा कि वैदिक पीरियड में जितना भी ज्ञान मिलता था वो ज्ञान यहां पर ओरल रूप से मिलता था, और कुछ कुछ चीजें हमने रिसोर्सेज जो है वो संरक्षित करने चालू किए थे। और वो संरक्षित भी हमने किस तरीके से चालू किए थे, जैसे कि पाम लीफ हो गया, ब्रिक बार्क हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई, इन सभी चीजों पे हम यहां पर उन संसाधन को लिखना हमने चालू किया था। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है, और आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बुद्धिस्ट एंड जैन एरा, ठीक है। बुद्धिस्ट एंड जैन एरा की अगर हम बात करें तो 6वीं शताब्दी में आप लोगों ने देखा होगा, पहले 540 बीसी में जैन और 563 बीसी में बौद्ध, ये जो है दोनों धर्म आपको यहां पर लगभग पैरेलल यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और ये जो बुद्धिज्म और जैन थे, ये दोनों जितने भी यहां पर जो वैदिक कर्मकांड चल रहे थे, उन वैदिक कर्मकांडों को पूर्णतः समाप्त करके इन दोनों धर्म का यहां पर उदय हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों धर्म में यहां पर जितने भी यहां पर औपचारिक रूप से यूनिवर्सिटीज, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, उनको यहां पर ज्ञान देने के लिए एक फॉर्मल लाइब्रेरीज के तौर पर चीजें स्टार्ट की गई थी।
और ये बुद्धिज्म में आपको बौद्ध मठ या बौद्ध विहार जो होते हैं उनमें आपको यहां पर आज भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा कि प्राचीन काल में कौन सा वो समय था जिसमें यहां पर लाइब्रेरी की नींव डाली गई थी। तो आपको यहां पर प्राचीन में वैदिक काल में नहीं जाना, आपको जो बौद्ध और जैन ईस्वी का काल है जिसे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक मानते हैं, उस काल में आपको यहां पर लाइब्रेरीज की नींव देखने को मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ा यहां पर आपको दो लाइब्रेरीज जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, एक तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी और एक दोस्तों यहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी। अब ये 5th सेंचुरी की बात की जा रही है, तो आप समझ रहे हो यहां पर जो लाइब्रेरी वगैरह का इतिहास आप देखने को मिलता है वो कोई नया इतिहास नहीं है। ये जो लाइब्रेरी वगैरह का कल्चर, ठीक है, बहुत ज्यादा एंशिएंट टाइम से, लगभग वैदिक काल से ही ये इतिहास जो है चला आ रहा है। आज आप अपने छोटे छोटे गांव में, कस्बाओं में भी वर्तमान में आपको लाइब्रेरीज देखने को मिल जाती है। तो ये तो बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट पैटर्न है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का, विश्व का, ठीक है, विश्व के सबसे पुराने यहां पर लाइब्रेरी में से है जिसमें यहां पर लर्निंग के लिए बुक्स वगैरह यहां पर होती थी। क्लियर है? इट हाउस्ड थाउजेंड्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑन वेदास, मेडिसिन, पॉलिटिक्स एंड आर्ट्स। स्टूडेंट्स केम फ्रॉम अक्रॉस एशिया। प्राचीन काल में आपने कई बार देखा होगा, जैसे होमी जहांगीर बाबा हो गए, ठीक है, ये काफी सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ये विदेश जाके यहां पर एजुकेशन लेते थे। क्लियर? अब विदेश जाके यहां पर एजुकेशन लेते थे, उस टाइम पे थीसिस और डिसर्टेशन जो चलते थे वो हमारे भारत से ज्यादा अच्छे यहां पर विदेशों में हमें देखने को मिलते थे। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है जब हम आधुनिक भारत में आ जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको विदेश का बोल रहा हूं। ये आधुनिक भारत लगभग 1900 से 1947 के बीच का मैं आपको यहां पर टाइम पीरियड बता रहा हूं। क्लियर है? उससे पहले अगर मैं बात करूं तो उससे पहले का ये वो टाइम पीरियड नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो उससे पहले जो यहां पर एंशिएंट टाइम में तो भारत में ही कई सारी यहां पर लाइब्रेरीज थी और भारत को यहां पर सोने की चिड़ैया, ज्ञान के भंडार के लिए भी कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को, जो मुगलों का टाइम पीरियड रहा था उनमें जैसे बख्तियार खिलजी हो गए, इन सभी ने उनको नष्ट कर दिया था। क्लियर है? तो आप लोगों को एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए ले जाना चाह रहा हूं यहां पर क्योंकि यहां पर जो टॉपिक आप लोगों का सिलेबस में दिया हुआ है वो यहां पर दिया हुआ है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। ठीक है, तो जो यहां पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो यहां पर 5th सेंचुरी की सबसे, एशिया की, विश्व की सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक मानी जाती थी। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा यहां पर लीडिंग सेंटर्स, लर्निंग सेंटर्स आपको देखने को मिलते थे और जितने भी यहां पर बड़े बड़े वेद हैं, मेडिसिन है, पॉलिटिक्स है, आर्ट्स है, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती थी। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों यहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी 4th 5th सेंचुरी में, द वर्ल्ड फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी विद अ मैसिव लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स। इट हैड 3 मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स। ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये ऐसा पहला पुस्तकालय है, विशाल पुस्तकालय परिसर वाला विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी वो विश्वविद्यालय था जहां पर हॉस्टल्स की, आवास की सुविधा थी। क्लियर है? यहां पर जो है आवासीय सुविधा भी आपको देखने को मिलती थी। देश विदेशों से लोग आकर यहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। आप लोगों को सबको पता होगा कि इसी टाइम पर 6ठी शताब्दी में यहां पर जो चीनी यात्री था हैंसांग, वो यहां पर भारत में आकर उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आके कई सारी विभिन्न विषयों पर यहां पर शिक्षा ग्रहण की थी। क्लियर है? तो ये चीज मैंने आपको जो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स का भी बता रहा हूं, ये डीप क्वेश्चन अभी आपका यूजीसी नेट में पूछ लिया और एक सेट में भी पूछ लिया फैक्चुअल बेसिस पे। तो ध्यान रखने वाली बात है कि इट हैड 3 मल्टी स्टेयर्ड बिल्डिंग्स लाइक एज रत्न सागर, रत्न रंजका एंड रत्न लोधी, कंटेनिंग लैक्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन पाली, संस्कृत, तिब्बतन, चाइनीज। ठीक है, और यहां पर आपको आगे दिया भी हुआ है कि चाइनीज ट्रेवल, ठीक है, हैंसांग 7th सेंचुरी प्रेज्ड इट्स कलेक्शन, एस्टिमेटेड अप टू 9 मिलियन बुक्स। और इसे जो है 1193 ईसी में, जो यहां पर बख्तियार खिलजी थे, ठीक है, जब यहां पर खिलजियों का शासन चालू हुआ था, ठीक है, तो बख्तियार खिलजी ने इस लाइब्रेरी को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया था। ठीक है,
चीनी यात्री हेनसांग ने भी इसकी प्रशंसा की थी। यहां पर जो पुस्तकों की किताबें अनुमानित संख्या दोस्तों बताते हैं, वो यहां पर अनुमानित 9 बिलियन पुस्तकों की यहां पर बात की जाती है। संभव है, आप सोच सकते हो, यहां पर 9 बिलियन पुस्तकों की यहां पर बात करते हैं, और 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने जो है इसको नष्ट कर दिया था। क्लियर। और आगे चलें दोस्तों, यहां पर कुछ अन्य सेंटर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर दोस्तों विक्रमशिला हो गया, ठीक है, पहला हो गया विक्रमशिला, दूसरा हो गया अदंतपुरी, ठीक है, बल्लवी हो गया, ठीक है, जगदाला यूनिवर्सिटी हो गया, जैन टेम्पल्स इन गुजरात हो गया। ये सारी चीजें जितने भी यहां पर सेंटर्स हैं, ये सारे की सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों हम की फीचर की बात करते हैं कि लाइब्रेरीज वर इंटीग्रल टू एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप, मॉन्क्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है, एक बार हिंदी में भी समझ लेते हैं कि जो पुस्तकालय हैं दोस्तों, वो शिक्षा और विद्वता का अभिन्न अंग है। ठीक है, जितने भी यहां पर जो बौद्ध भिक्षु होते थे, वो पांडुलिपियों का नकल करते थे, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी करते थे और उन्हें संरक्षित रखने का काम करते थे। क्लियर। इसकी इंपोर्टेंस की दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत में संगठित ज्ञान संग्रहण और प्रसार की शुरुआत जो है वो इसी पुस्तकालय से हुई थी। ठीक है, अगर आपसे यहां पर पूछा गया कि कौन सी ऐसी लाइब्रेरी, और आपको अगर यहां पर तक्षशिला और नालंदा दोनों का यहां पर एग्जाम ऑप्शन दिया रखा है, तो आपको यहां पर याद रखना है दोस्तों कि नालंदा जो लाइब्रेरी थी, वहां पर एक तो आप पहली ऐसी लाइब्रेरी थी जहां पर रेजिडेंशियल हॉस्टल जैसा आवासीय पुस्तकालय जैसा यहां पर सुविधा दी जाती थी। ठीक है, तो यह एकमात्र ऐसी लाइब्रेरी थी जो भारत में संगठित ज्ञान संग्रहण और प्रसार की शुरुआत जो है वो इसी पुस्तकालय से हुई थी। क्लियर। तो वैदिक पीरियड में, ठीक है, एंशिएंट टाइम में जितने भी मैक्सिमम चीजें आपको देखने को मिलती है, वो सारी की सारी मैंने आपको यहां पर कंप्लीट कर दी। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर मिडाइवल पीरियड में चलते हैं। मिडाइवल पीरियड में 12 टू 18 सेंचुरी की हमें यहां पर बात करने को देखने को मिलती है, एंड रॉयल एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज की यहां पर बात करने को मिलती है। ठीक है, जितने भी दोस्तों यहां पर इस काल में जो ब्रिटिश रूलर्स थे, उन्होंने यहां पर लाइब्रेरी का डेवलपमेंट किया था। ठीक है, कई सारे ऐसे रूलर्स थे जैसे कि अकबर हो गया, ठीक है, नवाब फैजुल्ला खां हो गया, ठीक है, और भी यहां पर सम्राट थे जिन्होंने यहां पर पुस्तकालयों को संरक्षित भी किया था। ठीक है, जैसे कि यहां पर तुगलक जो खिलजी वंश का समय था, यहां पर बख्तियार खिलजी ने लाइब्रेरीज को नष्ट किया था। तो यहां पर ऐसा बहुत सारा टाइम पीरियड वो भी था जहां पर यहां पर लाइब्रेरीज जो है, लाइब्रेरीज का मिडाइवल टाइम पीरियड में यहां पर इस्लामी शासक जो थे, जो मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने यहां पर उसका गठन किया था। तो इस्लामी शासकों ने दोस्तों अरबी, फारसी और उर्दू पांडुलिपियों के निजी और राजसी संग्रहों पर यहां पर जोर दिया था। ठीक है, जो दोस्तों यहां पर मुगल सम्राट था अकबर, मुगल सम्राट अकबर का जो कार्यकाल है दोस्तों, यहां पर 1556 से 1605 था। इसके काल में यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो अकबर का काल था दोस्तों, इसे यहां पर पुस्तकालय के लिए यहां पर स्वर्ण युग का काल भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर वो महान शासक थे जिन्होंने यहां पर विशाल पुस्तकालयों का रखरखाव किया था। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल भी अगर मैं देखने को मिलूं तो यहां पर फतेहपुर सीकरी का नाम निकल कर आता है। यहां पर अकबर के द्वारा 24,000 से अधिक पुस्तकों का यहां पर संरक्षण मिला था। ठीक है, और औरंगजेब की अगर मैं बात करूं तो औरंगजेब भी एक यहां पर विद्वान शासक आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर रामपुर रजा पुस्तकालय। रामपुर रजा पुस्तकालय जो है वर्तमान में भी यहां पर उत्तर प्रदेश में स्थापित है, और इसकी स्थापना जो है 1774 में नवाब फैजुल्ला खां द्वारा की गई थी। और यह जो है भारत का एक इंडो इस्लामिक मैन्युस्क्रिप्ट के लिए आज सबसे ज्यादा जाना जाता है। भारत और इस्लामी पांडुलिपियों का यह जो है रामपुर रजा लाइब्रेरी जो है एक प्रमुख केंद्र दोस्तों यहां पर माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर हम चले तो नेक्स्ट है दोस्तों खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। जो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों, ये पटना में स्थित है। ठीक है, पूर्व संग्रहों से निहित दुर्लभ अरबी फारसी पांडुलिपियों के लिए काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, जो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में स्थित है, ये अर्लियर कलेक्शन के लिए काफी ज्यादा फेमस मानी जाती है, और यहां पर जो है यहां पर अरेबियन और पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलता है। यहां पर जो है अरबी और फारसी पुस्तकों का या मैन्युस्क्रिप्ट का, पांडुलिपियों का यहां पर संरक्षण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर जब एंशिएंट टाइम से हम निकले, जैसे ही हम मिडाइवल टाइम पीरियड में आते हैं, तो दोस्तों इसका प्रभाव यह हुआ कि जितने भी लाइब्रेरीज थी, उन लाइब्रेरीज के जितने भी यहां पर जो स्कॉलरशिप लोग थे, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग विद्वान जो थे,
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग थे, प्रशासन जो लोग थे, ठीक है, और इसके साथ साथ जितने भी यहां पर जो ऐसे वर्ग थे जो रॉयल्टी और एलीट क्लास के जो आते थे, उन्होंने यहां पर लाइब्रेरीज को संरक्षण प्रदान करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको वो समझ आ गया कि यहां पर शिक्षा ही एक ऐसी नींव है जो हमारे भीतर कुछ ना कुछ बदलाव कर सकती है। तो जितने भी यहां पर दोस्तों, यहां पर जो स्कॉलरशिप लोग थे, जो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर लोग थे, यहां पर स्पेशली जो एलीट क्लास के लोग थे, ठीक है, रॉयल्टी के लोग थे, जितने भी ये सभी वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने दोस्तों यहां पर लाइब्रेरीज के भीतर काफी ज्यादा लाइब्रेरीज में उनका संरक्षण करना प्रारंभ कर दिया। क्लियर? तो ये इंपैक्ट आपको आज तक यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर है? कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करें तो दोस्तों कॉलोनियल पीरियड वो पीरियड है, यहां पर हम कॉलोनियल पीरियड को दोस्तों यहां पर आधुनिक काल मानते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज जो लोग थे, यहां पर जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट्स फॉर ओरिएंटल स्टडीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मिशनरीज एंड प्रिंसली स्टेट्स आल्सो प्लेड अ रोल। यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, इन्होंने यहां पर मॉडर्न लाइब्रेरी और इसके साथ साथ जो ओरिएंटल स्टडीज होती है उसको यहां पर जोड़ दिया था। ब्रिटिशों के टाइम पे जो लाइब्रेरीज जो दोस्तों लाइब्रेरीज जो एंशिएंट स्टाइल से चल रही थी, वो ब्रिटिशों के काल में, ब्रिटिशों के टाइम पर यहां पर वो लाइब्रेरीज आपको मॉडर्न होती हुई यानी कि आधुनिक होती हुई यहां पर देखने को मिलती है। तो अंग्रेजों ने यहां पर प्राच्य अध्ययन और प्रशासन के लिए दोस्तों आधुनिक पुस्तकालय अवधारणा की यहां पर शुरुआत की थी। क्लियर? और जितने भी यहां पर मिशनरी थे और रियासतों में इसकी भूमिका यहां पर निभाई गई थी। क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मिशनरी या फिर रियासतें थी जिन्होंने यहां पर अंग्रेजों के साथ जो आधुनिक पुस्तकालय है उस आधुनिक पुस्तकालय के अंतर यहां पर भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहला दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल लाइब्रेरी कोलकाता। ठीक है, फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स फॉर ओरिएंटल रिसर्च। इसकी जो स्थापना है दोस्तों विलियम जोन्स के द्वारा यहां पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और आगे चलें तो 1800 में यहां पर फोर्ट विलियम कॉलेज लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी, जिसे यहां पर लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1835-36 में जब सबसे बड़ा उदाहरण आपको लाइब्रेरी के भीतर देखने को मिलता है, वो ये था कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर यहां पर की गई थी। क्लियर है? और आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर 1890 की बात करते हैं तो कॉनेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी नाउ और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। जो कॉनेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी है, यह एक प्रकार का आज भी यहां पर लाइब्रेरी का जो है ई डिजिटल में कन्वर्ट जरूर हो गया है, लेकिन ये आज भी दोस्तों यहां पर मौजूद है। ठीक है, यहां से दोस्तों आपको क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। यहां से तो वैसे भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो 1891 का दोस्तों टाइम पीरियड था, 1891 टाइम पीरियड में इंपीरियल लाइब्रेरी जो कोलकाता में है, ये बाद में यानी कि आज भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय बन गया। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कि कलकत्ता में स्थित है, कई बार यहां से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इसका पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों इसका जो पुराना नाम था वो था यहां पर इंपीरियल लाइब्रेरी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट लग रहा हो तो एक बार मुझे बताओ। ठीक है, हम इस वीडियो पहले मैं आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसी से रिलेटेड पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और पीडीएफ में आपको कुछ क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन सारे इसी से रिलेटेड है, और आपका जो यूजीसी नेट लेवल का पेपर जो होता है उस लेवल के यहां पर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन एक बार आप लोग देखकर सॉल्व करने की कोशिश करना, अन्यथा मैं आपको सेकेंड वीडियो में जब यहां पर नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा तब वो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला। ठीक है, आज के लिए यहां पर पूरा आपको थ्योरी मिल जाएगा। यहां पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बातें तो यहां पर थ्योरी वैसे भी इन जनरल ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर है? यहां तक तो होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 1911 में बड़ौदा लाइब्रेरी मूवमेंट। दोस्तों इसे जो है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की भी स्थापना की थी। ध्यान रखना यही वो व्यक्ति थे जो यहां पर जो भारत सरकार का उपक्रम जो आपको देखने को मिलता है, जिन्होंने यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी, इन्होंने यहां पर जो है बड़ौदा लाइब्रेरी मूवमेंट चलाया था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय जो थे, इन्होंने यहां पर अमेरिकन लाइब्रेरी, ठीक है, अमेरिकी पुस्तकालय डब्ल्यूए बॉर्डन को यहां पर इन्होंने आमंत्रित किया था, और यह जो है दोस्तों भारत में पहला औपचारिक पुस्तकालय प्रशिक्षण
पाठ्यक्रम और ग्राम पुस्तकालय की जो शुरुआत की गई थी वो महाराजी सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा ही की गई थी। अब यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या देखने को मिल जाएगा, सबसे बड़ी जो चीज है यहां पर, सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय जो थे, इन्होंने यहां पर जो लाइब्रेरीज के अंदर फर्स्ट फॉर्मल लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स जो है इंडिया के अंदर इन्होंने ही यहां पर लॉन्च किया था। जो दोस्तों आप ये पढ़ रहे हो ना, ठीक है, उसके अंदर जो यहां पर कोर्स लॉन्च किया गया था वो इन्हीं के द्वारा दोस्तों यहां पर किया गया था। और भारत में जो फादर ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया जो माना जाता है, अब यहां पर फाइनली उनका नाम और उनका पीरियड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एसआर रंगनाथन वो व्यक्ति थे जिन्हें यहां पर फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहा जाता है। अभी हाल ही में यहां पर जो 2025 में महाराष्ट्र सेट में जो पेपर हुआ था, तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन का यहां पर टाइम पीरियड पूछ लिया था, इसलिए मैंने आपको यहां पर डॉक्टर एसआर रंगनाथन का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड भी मैंने दोस्तों आपको यहां पर दे रखा है। तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन जो थे वो यहां पर भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते थे। और 1924 में इन्हें मद्रास जो विश्वविद्यालय है, मद्रास विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि अपॉइंटेड लाइब्रेरियन के अंदर इनकी नियुक्ति की गई थी। 1928 में इन्हें मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई थी और 1931 में दोस्तों इन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो थे, इन्होंने यहां पर 1931 में यहां पर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर दिए थे। कमेंट करके आपको वो पांचों लॉज को जरूर बताना, क्योंकि हर बार 5 लॉज जो डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा दिए गए उनसे दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और एसआर रंगनाथन ने यहां पर जो कोलोन क्लासिफिकेशन है वो यहां पर 1933 में जो है कोलोन क्लासिफिकेशन यहां पर बनाया था। क्लियर है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर दोस्तों एक चीज आती है कि यहां पर जितने भी जो एलीट क्लास के लोग थे, हमने यहां पर स्टडी करी ऊपर के जितने भी यहां पर जो एलीट क्लास के लोग थे, क्लियर, और जितने भी यहां पर एलीट क्लास के साथ साथ यहां पर जो रॉयल क्लास के लोग थे, उन लोगों ने तो यहां पर लाइब्रेरीज के अंदर लाइब्रेरीज को सपोर्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन आज भी यहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन ग्रामीण क्षेत्र से लाइब्रेरीज जो पुस्तकालयों की पहुंच है वो काफी हद तक दूर रहती। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस्ड बुलक कार्ट लाइब्रेरी फॉर रूरल आउटरीच, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने बढ़ाने के लिए बैलगाड़ी पुस्तकालयों की जो शुरुआत है वो भी एसआर रंगनाथन के द्वारा ही की गई थी। क्लियर है। तो सबसे पहले दोस्तों पुस्तकालय संघ आंध्र प्रदेश में यहां पर 1940 में, महाराष्ट्र में 1921 में और भारतीय पुस्तकालय संघ जो है 1933 में यहां पर स्थापना की गई थी। अब यहां पर ध्यान देना, अब इनकी जो पुस्तकालय जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस जो आपको अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहे हैं, इनका इंपोर्टेंस लाइब्रेरीज के भीतर क्या देखने को मिलता है। जो ब्रिटिशों के टाइम पे, जो कॉलोनियल टाइम पीरियड पे, जो आपको यहां पर सिर्फ लाइब्रेरीज का जो गेट है, जो द्वार है, वो यहां पर कैटेगरी वाइज या वर्क वाइज यहां पर खुलता था। ठीक है, वो हर किसी को यहां पर लाइब्रेरीज में प्रवेश करने की जैसे अनुमति नहीं थी, ये मेजर चीज थी। ठीक है, तो यहां पर क्या इंपोर्टेंस देखने को मिलता है कि शिफ्ट फ्रॉम रॉयल टू पब्लिक एंड एकेडमिक लाइब्रेरीज। जितने भी यहां पर दोस्तों शाही पुस्तकालय हैं, शाही पुस्तकालयों से सार्वजनिक और अकादमिक पुस्तकालय की ओर बदलाव यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर। जैसे कि कलकत्ता, बंबई मद्रास 1857 डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक लाइब्रेरीज। जो कलकत्ता में, बंबई और मद्रास में यहां पर जो लाइब्रेरीज थी वो डेवलप हो गई धीरे धीरे एकेडमिक पुस्तकालय में। जो यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेज के अंदर जो एकेडमिक सेक्शन जो होता है, उन एकेडमिक सेक्शंस में उन लाइब्रेरीज की यहां पर स्थापना की गई। ठीक है, तो यहां पर हमने सबसे पहले दोस्तों यहां पर कौन सा टाइम पीरियड पढ़ा था? वैदिक पीरियड पढ़ा था 1500 से 600 में। ठीक है, वैदिक के बाद दोस्तों हमने यहां पर मुगल काल जो टाइम पीरियड था वो हमने पढ़ लिया। मुगल काल के बाद दोस्तों हमने जो भारत की स्वतंत्रता के पहले यानी कि 1947 से पहले जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था, यानी कि उस टाइम पे जब अंग्रेजों का शासन था, तो वो पढ़ लिया। अब हम दोस्तों यहां पर पढ़ रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, जो 1947 से लेकर वर्तमान तक यानी कि 2026 तक जो जो देखने को मिल रहा है, वो सारी चीजें मैं यहां पर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आपको कवर करूंगा। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में दोस्तों यहां पर जितने भी लाइब्रेरीज थी
उनका एक तो आपको नेशनलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि राष्ट्रीयकरण देखने को मिलेगा। राष्ट्रीयकरण होने के साथ साथ उन लाइब्रेरीज का आपको डिजिटल रूपांतरण भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहां पर जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी, ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी जो कि भारत में वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जिसका नाम है कोलकाता में जो कि स्थित है, और ये भारत की राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी का इसे दर्जा प्राप्त है। तो 1948 में जैसे ही यहां पर भारत स्वतंत्र हुआ, इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से इसे जाना जाता था। इसका नाम बदलकर सबसे पहले नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से कर दिया, ठीक है। 1951 दोस्तों वो टाइम पीरियड था, यहां पर यूनेस्को की सहायता से हमारे भारत देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना स्टार्ट होनी चालू हुई। और वो टाइम पीरियड यहां पर वो समय था यहां पर आधुनिक पुस्तकालय की यहां पर सार्वजनिक रूप से नींव रखना स्टार्ट हुई। क्लियर है। और आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर 1953 में हम देखते हैं तो राष्ट्रीय पुस्तकालय आधिकारिक रूप से यहां पर कार्यरत आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने भी जो नेशनल लाइब्रेरी है वो ऑफिशियली रूप से यहां पर फंक्शनल आप लोगों को दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है। इसके आगे और चले दोस्तों, यहां पर पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालय संबंधी जो कानून है उससे रिलेटेड यहां पर जो पहला अधिनियम है वो यहां पर तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। कहां पर लॉन्च किया था सार्वजनिक पुस्तकालय संबंधी कानून? तो सार्वजनिक पुस्तकालय संबंधी कानून दोस्तों तमिलनाडु से सबसे पहले यहां पर दोस्तों लॉन्च किया गया था। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? ज्यादा तो नहीं हो रहा आज के लिए? और आगे चले कि यहां तक इनफ है? मुझे लगता है क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बात के लिए छोड़ूंगा, थोड़ा सा अभी हम यहां से और आगे डिटेल में चलेंगे, ठीक है ना। क्लियर। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर 1972 की बात करते हैं, जो सबसे पहला आपको प्रमुख संस्थान और इनिशिएटिव्स में आपको देखने को मिलेगा RRRLF, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह जो है दोस्तों एक प्रकार की नोडल एजेंसी है जो कि यहां पर पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट और फंडिंग के लिए यहां पर इसकी हेल्प की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर आ जाते हैं यहां पर इन्फिलिवनेट, इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, यूजीसी के अंतर ये काम करता है और जितने भी यहां पर यूनिवर्सिटीज की जो लाइब्रेरीज हैं उनको आपस में नेटवर्क के माध्यम से इंटरकनेक्ट करके ये रखता है। इसे हम इन्फिलिवनेट के नाम से जानते हैं। और आगे चले दोस्तों तो यहां पर 1992 डेलनेट, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क जो है इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर है। जितना भी यहां पर जो दिल्ली के अंतर लाइब्रेरीज है उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया एक प्रमुख इनिशिएटिव है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और आगे चले तो 2012 की अगर हम बात करें दोस्तों नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, इसकी स्थापना जो है 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा की गई थी। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यहां पर जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों एनएमएल को लेके, वो ये बनता है कि एनएमएल की जो यहां पर स्थापना है वो किसके सिफारिश पर और किस राष्ट्रपति के द्वारा ही की गई थी? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन जो है यहां पर राष्ट्रीय जो ज्ञान आयोग था उसकी सिफारिश पर 2014 में राष्ट्रपति जो है माननीय प्रणब मुखर्जी की सिफारिश पे यहां पर की गई थी। क्लियर। अब 4 कंपोनेंट्स दोस्तों देख लेते हैं जो हम प्राचीन काल से स्टिल 2026 जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है यहां पर भी दोस्तों वो एक्टिव है, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी जो लेजिस्लेशन है पूरे अपडेटेड 2026 तक ये, और इसके बाद जितने भी यहां पर ये फैक्चुअल पॉइंट और एमसीक्यू में आपको इसी में कल इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा बर्डन भी ना लगे। और हिस्टोरिकल लाइब्रेरीज थोड़ा सा फैक्चुअल भी होता है, थोड़ा सा समझने वाला भी होता है, तो एकदम से सब चीजें मिक्स नहीं हो जाए। चाहे वैदिक पीरियड हो गया, वैदिक पीरियड के बाद यहाँ पर मिडाइवल हो गया, मिडाइवल के बाद आपका यहाँ पर मॉडर्न हो गया, और मॉडर्न के बाद जो आज तक जो चल रहा है वो हो गया। तो यहां पर मैं मिक्स करने से बचना चाह रहा हूं। आपको बाकी फर्दर जो डिटेल्स है मैं आपको ये कल की वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आज यहां पर जो 4 कंपोनेंट्स की चर्चा बहुत डिटेल में नहीं हुई तो आज भी हम कवर कर लेंगे, लेकिन कल के वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं हर एक स्टेट वाइज, क्योंकि तमिलनाडु पहला यहां पर स्टेट बना था जहां पर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है तमिलनाडु ने ही सबसे पहले पारित किया था। तो ऐसे अन्य राज्य भी हैं यहां पर जो कम से कम हमें 5 तक तो याद होनी चाहिए कि तमिलनाडु के बाद कौन सा राज्य था जिसने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया था, ठीक है।
पैटर्न को देखते हुए आजकल यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेना कई बार यहाँ पर चांस बन जाते हैं, तो इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। तो वर्तमान में अगर हम 4 कंपोनेंट्स की बात करें तो नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NVLI की दोस्तों बात करें तो ये डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ कल्चरल हेरिटेज का, ये सांस्कृतिक विरासत का डिजिटल भंडार है, ठीक है। और ये आज भी यहां पर समझो, ये जो आवासीय वर्चुअल लाइब्रेरी की बात की जा रही है, ये जितना भी जो हम पुराना कल्चरल जो समझ रहे हैं, जितनी भी हम मैन्युस्क्रिप्ट समझ रहे हैं, उनको यहाँ पर ई डिजिटल रूप मतलब डिजिटल रूप में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर स्टोर करके वर्तमान में रख दिया। तो भारत का राष्ट्रीय आवासीय पुस्तकालय, कई बार आपसे पूछा जाता है कि नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में किस चीज का यहाँ पर भंडार है, तो जितने भी कल्चरल हेरिटेज हैं उनका यहाँ पर आपको नेशनल कल्चरल हेरिटेज का आपको डिजिटल रिपोजिटरी आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों NML मॉडल लाइब्रेरी स्कीम है, यहां पर स्टेट, सेंट्रल एंड डिस्ट्रिक्ट के अंतर ये स्कीम आती है। क्लियर है। यहां पर जो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है और 2023 से 26 तक 76 प्लस लाइब्रेरी को इसके द्वारा सपोर्टिव यहां पर मिलता है। और आगे चलते हैं, यहां पर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सर्वे ऑफ लाइब्रेरीज देख लो, ठीक है। यहां पर मैंने सिर्फ आपको फैक्ट दे दिए कि क्या क्या लाइब्रेरीज के अंतर चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों वो फैक्ट है। करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो भारत में, इंडिया में 46,747 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 46,746 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। ये RRRLF जो कि राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो ग्रांट है उसका लिया हुआ डेटा दिसंबर 2025 का डेटा है, जो मैंने आपको यहां पर अपडेट करके दिया। यहां पर डिजिटल एकीकरण पर वर्तमान में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि ई शोध सिंधु, शोध गंगा, भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। क्लियर। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच और वित्त पोषण संबंधी चुनौतियां आज भी बनी हुई है। अब इससे निपटान के लिए आगे क्या क्या चलाया जा रहा है, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक जानकारी और शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप लोग यहाँ पर 2026 यूजीसी नेट को टारगेट कर रहे हो तो BSI एकेडमी के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर कोर्स चलाया जा रहा है। टाइम आप लोगों के लिए कम से शेष है। अगर टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप BSI एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो और इसके साथ साथ आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट पर भी जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड फर्दर और भी जो इन्फॉर्मेशन है काफी डिटेल में, आज बहुत ज्यादा मिक्सअप न्यूज जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, जो भी यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जितने भी हैं वो अपडेटेड कंप्लीट 2026 तक मैंने आपको इस PDF में प्रोवाइड करें। ये PDF आपको कंप्लीट टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहां पर जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पर हम बाइंड अप करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।